पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली लैडर का जो कंपटीशन था वो शुरू हो चुका था। जो भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और जो भी टॉप पे जाएगा उसी को सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो बाकी के जो मेजर सेक्ट वाले थे ना वो भी यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। वो भी इस हेवनली लैडर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, जिसमें किन आन और बाकी वगैरह भी होते हैं। तो ये देखकर तियानयुआन सेक्ट के वो जो लीडर थे उनको गुस्सा तो आता है कि वो लोग बाकियों को यहाँ पर नहीं शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी इज्जत पे सवाल आ चुका था कि अगर वो यहाँ पर अभी अपने कदम पीछे करते हैं तो लोग तो उनको और उनके सेक्ट के सभी डिसाइपल को कमजोर कहेंगे। इस वजह से वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, होगा यहाँ पर सभी का कंपटीशन और देख लेना कि उसमें हमारे ही सेक्ट के डिसाइपल जीतने वाले हैं। इस वजह से युनफी के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी कि उसको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना है और ये कंपटीशन जीतना है, जिसके लिए वो तैयार होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनफी ने अपना एक बहुत ही कमाल का वेपन क्रिएट कर लिया था, जो कि उसकी मार्शल स्पीड की पावर और फायर एलिमेंट फॉर्मेशन जो होता है ना उसकी पावर से मिलकर बना हुआ था। तो उसको लेकर वो तैयार था, कहता है कि अब मुझे इस शो के अंदर शामिल होना पड़ेगा, अब मुझे अपना जलवा दिखाने का टाइम आ चुका है। तो वहीं वहां पर किनान की जो मास्टर थी वो कहने लग जाती कि देखिए, किनान ने अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसने सबसे ज्यादा फ्लोर को अब तक का रिकॉर्ड जो था उसको ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शियाओ याओ सेक्ट है ना वो जीत चुका है ये कंपटीशन। उसके रिकॉर्ड ब्रेक करने की वजह से देखो आसमान का कितना रंग बदल चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ है। लेकिन बाकी मास्टर कहने लग जाते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि किनान की वजह से ये स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ, हमें तो लगता है कि ये युनफी का कोई कांड है। लगता है कि उसने फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया, इस वजह से ये जो फिनोमेना क्रिएट हुआ है ना वो हो रहा है। लेकिन बाकी के जो मेजर सेट के मास्टर थे वो कहने लग जाते कि देखो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि युनफी ने कौन सा तीर क्यों ना उखाड़ लिया, क्योंकि अब बाकी के डिसाइपल तो पहले ही टॉप पर जा चुके हैं और युनफी ने अभी तक की शुरुआत भी नहीं की है। तो वो क्या ही उखाड़ लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर आने के बाद वो हार ही जाने वाला है। हमें तो लगता है कि तियानयुआन सेट को ना उस सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई टैलेंटेड है ही नहीं। उनका जो स्पॉट होगा उसको हम ले लेंगे और इसी मकसद से तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। हर तरफ तियानयुआन सेट का खाली मजाक उड़ाया जा रहा था। सब लोग यहाँ पर सेट को बेइज्जत कर रहे होते कि इनके पास तो कोई भी डिसाइपल नहीं है, देखो कोई यहाँ पर ऊपर आ ही नहीं पाया। और बड़ा आए थे ये लोग सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने वाले हैं। किनान तो और भी जले पे नमक डालते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है इस तियानयुआन सेट को देखकर। ये लोग तो मेरा जूता भी पकड़ने की औकात नहीं रखते हैं, मेरे जूते की धूल के बराबर भी नहीं है ये लोग। और तब वहां पर बीच में युनफी एंट्री मारता है और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते कि अबे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने खेल शुरू भी नहीं किया और इतने जल्दी तुमने अपना विनर डिसाइड कर लिया। तो ये देख कर ये जन और किनान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते कि तू कचड़ा कहीं के, तेरी औकात नहीं कि तू यहाँ तक पहुंच सके, तुझे तो हम अपना अपोनेंट मानते भी नहीं है। लेकिन युनफी जब अपना जलवा दिखाना शुरू करता ना तो वो रुकता नहीं। एक सांस के अंदर वो 10-10 स्टेप को पूरा करते जाता है। वो एक करते हुए फटाक से काफी सारे स्टेप को पूरा करते हुए किनान के करीब पहुंच जाता है। ये देखकर वो जो फॉक्स डिमन थी वो तुरंत ही यी चन को एक बार फिर से पोजेस करती है। उससे कहने लग जाती है कि रोको इस युनफी को किसी भी तरह से, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये ऊपर गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो ये होते साथ ही फॉक्स डिमन वापस से अपनी पावर को डाल देती है उस यी चन के अंदर, जिस वजह से यी चन और ज्यादा डिमोनिक हो चुका था। उसके अंदर डिमोनिक पावर गई तो वो पागलों की तरह पोजेस हो जाता है और वो युनफी के ऊपर अटैक करने को तैयार था। लेकिन जैसे उसका अटैक युनफी की तरफ जाता है, युनफी उससे कहता है कि अबे जा रहे, तेरे को तो अभी हथौड़ा मारकर ठीक करता। वो तुरंत ही अपना वो जो हथौड़ा था उसको बाहर निकालता है और उसकी मदद से एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है वो उसे यी चन के ऊपर, जिस वजह से वो यी चन सीधा जाकर नीचे जा गिरा था और उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस हथौड़े के अंदर प्योर फायर एलिमेंट की पावर है जो कि इस तियानयुआन सेट के अंदर मौजूद थी ना। फॉर्मेशन के अंदर जितनी भी फायर एलिमेंट की पावर सबको युनफी ने अपने हथौड़े के अंदर डाल लिया और अब उस हथौड़े के अटैक का मुकाबला करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। इसके बाद युनफी जब आगे बढ़ा था तो वहां पर वो जो यी चन के चेले थे वो लोग भी आकर पहुंच जाते हैं। तो युनफी उनसे कहता है कि अबे चेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको तो पहले डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था ना। वो अपना ऑरा ही क्या एक्टिवेट करता है कि दोनों के दोनों चेले उड़कर दूर फेंका चुके थे, वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बाकी के जो तियानयुआन सेट के मास्टर थे, मास्टर डूजी वगैरह, वो तो खुशी से एकदम नाच जाते हैं। वो कहते हैं कि ये है हमारा डिसाइपल, ये युनफी है हमारा शेर, अब तुम लोगों को दिखाएगा ना तुम लोगों की औकात। बहुत उछल लिया, अब हीरो मैदान में आ चुका है। जैसे युनफी आगे बढ़ा था ना, उसको रास्ते में जब वो 50 फ्लोर के आसपास आता है, मतलब जब वो 50वां स्टेप रखता है ना, तो वहां पर उसको वो जियाओ जो सेट है, यानी कि जिसका वो किनान भी है वो और बाकी के जो मेजर सेट थे ना उनके भी डिसाइपल वगैरह नजर आते हैं। तो युनफी अपना हथौड़ा ही क्या चलाता है कि जितने भी बाकी मेजर सेट के डिसाइपल थे वो एक के बाद एक करते हुए सभी नीचे फेंकाने लग जाते हैं। उनके तो धज्जियां उड़ा कर रख दी थी युनफी ने। उन सेट के डिसाइपल जो गिर रहे थे उनके मास्टर को यकीन नहीं होता कि ये क्या हुआ, हमारे डिसाइपल इतना मेहनत से ऊपर गए थे लेकिन युनफी ने सबको उठाकर नीचे फेंक दिया। लेकिन वो जो किनान की मास्टर थी वो कहने लग जाती है कि देखो अभी युनफी से 50 स्टेप को ही पूरा किया, जबकि युनफी जो है वो 100 स्टेप की तरफ बढ़ने वाला है, जो कि इस हेवनली स्पिरिचुअल लैडर जो है उसकी लास्ट स्टेप है। और अगर वहां तक युनफी पहुंच जाता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किनान पहले ही ये कंपटीशन जीत चुका होगा। एक तरफ युनफी जो था वो ऊपर जाते जा रहा था और दूसरी तरफ किनान जो होता है ना वो भी और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता था। वो अब तक के 75 स्टेप को कंप्लीट कर चुका था, टोटल 100 है ना, तो 75 तक के तो वो पहुंच ही चुका था और वो उसके ऊपर भी जाते जा रहा था, वो रुकता ही नहीं। पर जैसे वो एक 75 पे आने के बाद हल्की से सांस लेता है ना, उसको सामने युनफी नजर आता है जो कि उसके ही सामने
सामने आकर खड़ा हुआ था। किनान देखकर पगला जाता है कि अबे ये कैसे हुआ, अभी तो तू 50 पे था ना, अभी 75 पे कैसे आकर पहुंच गया, तू चल रहा है कि तू टेलीपोर्ट हो रहा है, तू कर क्या रहा है यहाँ पर, तेरी कोई औकात नहीं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना तो उसके आसपास भी भटकता रहे, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ, ड्रैगन के सामने तुझ जैसा चूहा बिल्ली कोई टिक नहीं सकता। तो युनफी कहता है कि ड्रैगन ड्रैगन क्या होता है, मैं तो उससे पहले कभी ड्रैगन को देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने आप को देखा है, वो भी हमेशा जीतते हुए, और तुझे नमूना देखने का तो थोड़े टाइम में देख लेना। किनान का तो दिमाग खराब हो चुका था कि लूजर कहीं के, युनफी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं यहीं पे तेरी जान ले लूंगा, तू इसके बाद ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो वो तुरंत चला जाता है युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन युनफी के ऊपर वो अटैक कर ही नहीं पाता। युनफी बार बार अपने आप को टेलीपोर्ट करता और उसके बाद वो उसके सामने से गुजर जाता, किनान को पता ही नहीं चलता। किनान कहता है कि नहीं, ये तेरे पास टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक कैसे है, इसकी मदद से तू मेरे हर अटैक से बच रहा है और आसानी के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये तो गलत बात है। लेकिन युनफी कहता है कि लड़ाई के अंदर कुछ भी चलता है और मैंने जो किया है वो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो तुरंत अपना हथौड़ा उठाता है, पटक कर मारता है उसी किनान के ऊपर, जिस वजह से किनान तो यहाँ पर हिल ही नहीं पा रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। युनफी के दोस्त वगैरह एकदम खुशी से नाच जाते कि युनफी तुमने कमाल कर दिया, युनफी ये लगता है कि जीतने वाला है, उसने किनान का धज्जियां उड़ाकर रख दी। किनान की जो मास्टर थी वो कहने लग जाती कि नहीं, यहाँ पर चीटिंग हो रही है, युनफी को चीटिंग कर रहा है, इस वजह से वो इतना जल्दी इतना ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन बाकी के मास्टर कहते हैं कि चीटिंग युनफी कोई नहीं करता है, उसने इस हेवनली स्पेशल लेटर को अच्छे से समझा है, इसकी पावर को अंडरस्टैंड किया है, इस वजह से उसकी रुकावट कुछ चीज है ही नहीं और वो आसानी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। तुम जैसा नहीं कि बेवकूफ जैसा खाली कूदते गए ऊपर। हर तरफ युनफी की जय जयकार होने लग जाती है, सब लोग यहाँ पर युनफी की ही तारीफ कर रहे थे। जितने भी लोगों को बाकी के सेक्ट वालों ने भगा कर नीचे गिरा दिया था ना, वो लोग भी युनफी के सपोर्ट में आ गए थे कि इन बाकी सेक्ट वालों को तुम भगाओ यहाँ से, वो सब बहुत बुरे हैं। इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर युनफी को बड़ा मजा आता है। वो केनान से कहता है कि क्या हुआ केनान, असली सपोर्टर देख किसको कहते हैं, नीचे दिख रहा है कितने लोग खड़े जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसको कहते हैं असली सपोर्टर। और तुझ जैसी घटिया हरकत करके ऐसे सपोर्टर नहीं मिलते हैं, बल्कि मुझ जैसा जलवा दिखाने से ऐसे लोग बनते हैं। किनान आज तू खत्म होने वाला, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असल में कचड़ा है कौन, तू हमेशा मुझे कचड़ा कहता है ना, आज तुझे तेरी औकात पता चलने वाली है। युनफी तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता और एक ही बार के अंदर वो सीधा 99 स्टेप के ऊपर आकर पहुंच चुका था और किनान तो 75 पर ही अटक चुका था। युनफी 99 पर आकर सीधा पहुंच ही जाता है। जैसे वो 99 के ऊपर आया था उसके बाद वो एक ही कदम रखते हुए सीधा 100 स्टेप को कंप्लीट कर चुका था। युनफी पहला इंसान बना इतिहास में जिसने हेवनली स्पेशल लेटर के पूरे 100 स्टेप को कंप्लीट किया, वरना आज तक ये कारनामा, ये अजूबा कभी नहीं हुआ था। युनफी तो एकदम खुशी से नाच जाता है कि फाइनली मैंने ये काम कर दिया। अगर बत्ती भी तक खत्म नहीं हुई थी, जैसे टाइम खत्म होता है ना, युनफी टॉप पर था और उसके आस पास भी कोई नहीं था। वो जो ग्रैंड एडर थे वो तो यहाँ पर सभी की खूब तारीफ करते हैं और बाकी मेजर सेट वालों की बेइज्जती करना शुरू कर देते कि क्या हुआ, देखा ना हमारे सेट का बंदा गया टॉप पर, तुम जैसे बचकानों की औकात नहीं है कि हेवनली स्पेशल लेटर के टॉप पर जा सको। युनफी ने कमाल कर दिया, हमारे पास ऐसे जीने से तभी हमको मौका मिला था उस सीक्रेट रैम के अंदर जाने का। सारे के सारे मेजर सेक्ट वाले एकदम गुस्से से लाल हो चुके थे कि हम इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज तो यहाँ पर आने के बाद युनफी की वजह से हमें इतनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन लोगों का दिमाग खराब हो चुका था। वो लोग कहते कि हमें तो लग रहा है कि युनफी यहाँ पर चीटिंग किया है, वो ऐसे कैसे जीत सका, अगर हम यहाँ पर ऐसे शांत बैठे रहेंगे ना तो ये लोग तो ऐसे ही हमारी बेइज्जती करते जाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर तियानुअल सेट के जो लीडर थे वो कहते कि क्या हुआ, तुम इतने बड़े मेजर सेट के लीडर हो, वहाँ के मास्टर हो, लेकिन तुम्हें कभी अपनी हार एक्सेप्ट करना नहीं आता क्या, हार चुके हो तो मान लो ना कि तुम्हारी हार हो गई है, नाटक करने से क्या ही फायदा होगा। तो वो लोग कहते कि नहीं, हम अपनी हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, हमें उसका सबूत दो तब जाकर हम अपनी हार मानेंगे। तो सेक्रेटरी कहते कि सबूत, अबे काहे का सबूत दूं जब मुझे पता है कि यहाँ पर कोई चीटिंग हुई ही नहीं। तुम लोगों को भरोसा करना है तो करो, वरना मत करो, निकल लो यहाँ से, क्योंकि मैंने वैसे भी तुम लोगों को बुलाया नहीं था। उधर किनान सदमे में पड़ा था, वो पागल हुआ पड़ा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं युनफी से कैसे हार सकता हूँ। जिंदगी भर मैंने जिस इंसान को कचड़ा कहा है, जिसको कभी मैंने इज्जत ही नहीं की, आज मैं उसके सामने कैसे हार गया। युनफी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता और सीधा युनफी की तरफ जा चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन युनफी भी अपना हथौड़ा लेकर तैयार होता है, हथौड़ा पटक कर मारता है किनान के ऊपर, जिससे किनान सीधा जमीन पे जाकर गिरा था और उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तो ये देखकर किनान की मास्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि युनफी ये तूने करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो जा रही थी युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए, तो युनफी कहता है कि अबे तेरे किनान को मारा है, अब तेरा भी नंबर है, तुझे भी ऐसा हथौड़ा फेंकर मारूंगा। वो तुरंत हथौड़ा पटक कर मारता है किनान की मास्टर के ऊपर, जिस वजह से वो भी जाकर जमीन पे गिरती है। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। युनफी इतना हथौड़ा मारता है उस मास्टर को कि उसकी तो हालत खराब ही हो जाती है। वो रुक ही नहीं रहा था, सिर्फ उसकी जान बख्श देता है, लेकिन वो मार मार कर उसकी बेइज्जती कर चुका था, जिस वजह से उस किनान की मास्टर का ना सभी लोग खूब मजाक उड़ाते। इसके बाद युनफी बाकी के जो मेजर सेट के मास्टर थे उनसे कहता है कि देखिए मास्टर वगैरह, कुछ आप लोगों को भी ऑब्जेक्शन है, अगर आपको भी मुझसे कुछ सवाल उठाना है तो मैदान में आ जाइए, मैं हथौड़ा लेकर तैयार हूँ। तो बाकी मेजर सेट के मास्टर वगैरह कहते हैं कि अरे नहीं बेटा, हमें क्या ऑब्जेक्शन
हो गया, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम नहीं जीता है, हमसे तो गलती हो गई, हम जो यहाँ पर आ गए, अब हम चलते हैं, हाँ हमें माफ कर देना तुम। एक ये तो हवा ही निकल गई थी युनफी को देखकर, वो सब अपना दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। युनफी ने कमाल कर दिया था। ग्रैंड जो थे वो युनफी के पास आकर कहना चाहते कि युनफी ये क्या तुम्हारा जो हथौड़ा है क्या उसी हेवनली स्पिरिचुअल लैडर जो है उसके फॉर्मेशन की 5 एलिमेंट वाली पावर से बना हुआ है क्या, क्योंकि ये सच में बहुत कमाल का लग रहा है। तो युनफी भी कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने उसी पावर का यूज करते हुए इसको क्रिएट किया है। तो युसन का वो जो सेक्ट लीडर थे वो कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब कि तुमने ना 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया, जिसकी मदद से तुम एक वेपन भी क्रिएट कर सकते हो। अब तुम वेपन क्रिएट कर सकते हो तो हमारा जो खुद का वाला 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है तुम उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो क्या, जिसको हमने बनाया है हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन डीमन टावर के अंदर जो डीमन है उनको रोकने के लिए। अगर तुम ऐसा कर देखो तो हमारे ऊपर से आने वाले सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। तो युनफी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ट्राई कर सकता हूँ ना, मैंने इसी के लिए तो इस 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को अच्छे से सीखा है ताकि मैं जितना भी मदद हो सकती है उसको करने की कोशिश करूँ ताकि हमारे ऊपर से सभी खतरे खत्म हो जाए। सेक्ट लीडर कहने लग जाता है कि युनफी अगर तुमने ये काम कर दिया ना, तुमने हमारे फॉर्मेशन को ठीक कर दिया, तो उसके बाद अभी मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमारे इस तियानुएन सेट का डिसाइपल नहीं बल्कि एक एल्डर बना दूंगा। उसके बाद से तुम हमारे तियानुएन सेट के एक एल्डर होगे जो हर लोग सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसको एक प्रमोशन के हिसाब से तुम समझ सकते हो। लेकिन वो जो एल्डर फेंगयान था वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, आप इसको इतनी बड़ी पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि युनफी ने यहाँ पर शियाओ सेट के वो जो मास्टर थी यानी कि केनान की मास्टर उसको इंजर्ड किया है और बाकी के सारे वगैरह जो मेजर सेट के मास्टर थे उनको भी इसने आज बेइज्जत किया। तो हम इतना बड़ा खतरा अपने सर पर नहीं ले सकते, क्योंकि जो इस युनफी ने आज हरकत की है ना इस वजह से हमारे ऊपर और ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। तो ऐसे इंसान को आप प्रमोट कर रहे हैं ये गलत बात होगी। इसको प्रमोट करने से अच्छा इसको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाए तो ही बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जान ले ली जाए। तो सेक्ट लीडर उल्टा सीधा यहाँ पर फेंग युआन के ऊपर ही अटैक देकर मार देते हैं। उससे कहना चाहते कि अब तेरे से तो हिसाब किताब मुझे अलग से लेना है, तू यहाँ पर जो बोल रहा है ना मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुझे माफ करने वाला हूँ। तेरे से तो हिसाब किताब अब मैं लेकर ही रहूंगा। तो वैसे भी मुझे एक सेक्ट लीडर की तरह से तो देखता ही नहीं, मुझे सिर्फ अपने दुश्मन की नजरों से देखता है, तो मैं तुझे अपने एक एल्डर की नजरों से क्यों देखूं। जब यहाँ पर फेंग यान देखता है ना सेक्ट लीडर की पावर को तो वो समझ जाता है कि ये मेस्टिकल रैन के पीक पर पहुंच चुका है, यानी कि मेस्टिकल रैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके पीक पर ये सेक्ट लीडर चला गया। इस वजह से फेंग यान उसका मुकाबला अभी तो नहीं कर सकता। तो फेंग यान कहने लग जाता है कि तू तो यहाँ पर आगे निकल गया, लेकिन युनफी अभी तक आगे नहीं गया ना, ये अभी तक बचकाना है मेरे सामने और मैं अपनी आंखों के सामने इसको लीडर की पोजीशन लेते हुए कभी नहीं देख सका, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो युनफी कहते हैं कि ठीक है तेरी आंखें ही फोड़ देता हूँ। वो तुरंत अपना हथौड़ा उठाता और एक बार पटक कर मारता है उस फेंग यान के ऊपर, जिस वजह से फेंग यान तो सीधा एग्जीक्यूशन हॉल के पास ही और उसके गेट के पास ही जाकर गिरा था। एग्जीक्यूशन हॉल तो वैसे भी जाना जाता है बुरे लोगों को सजा देने के लिए, अब तो यहाँ पर इसका बंदोबस्त हो ही गया। सेक्ट लीडर यहाँ पर एग्जीक्यूशन हॉल के जो मास्टर थे उनको सारी की सारी बात बताते हैं कि इस फेंग यान ने क्या क्या गलत हरकत की है और इसको किस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो एग्जीक्यूशन हॉल का मास्टर भी कहते हैं कि ठीक है जैसा आपने कहा ना, मैं उससे भी बुरी वाली सजा देने वाला हूँ इस फेंग यान को, ये अब नहीं बचेगा। तब उसके पास वो जो बाकी के जितने मेजर सेट के मास्टर वगैरह थे ना वो सभी आकर पहुंच जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि देखो तुम सही जो कह रहे हो ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है युनफी की वजह से, मुझे नहीं लगता कि अगर हम युनफी को खत्म करेंगे तब भी ये मैटर शांत होगा और हमारी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला हम ले पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें ना अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आज वही जो बेइज्जती उसको हम अभी तक के अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए। जब तक हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे तियानुएन सेट को बर्बाद नहीं कर देते ना हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो फेंग यान कहने लग जाते कि देखो तुम लोग कहना क्या चाहते हो, मुझे सही सही बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ नहीं रही है। जो प्लान बना कर आया है वो प्लान सीधा सीधा मुझे बताने लग जाओ। तो ये सुनने के बाद वो जो ये जान होता है वो पहले जाता है फेंग यान के पास और कहने लग जाता है कि देखिए सिचुएशन अब कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और वैसे भी हमें तो अब सजा होने वाली है। किसी भी टाइम पे वो एग्जीक्यूशन हॉल वाले हमें ले जाएंगे सजा देने के लिए और अगर एक बार हमें सजा हो गई तो वो लोग हमें मार भी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी हम यहाँ पर वॉर शुरू कर देते हैं। ये वॉर होगी बाकी मेजर सेक्ट के साथ मिलकर इस तियानुएन सेक्ट के ऊपर हम इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे तो वैसे भी कई सारे ठिकाने मिल जाएंगे, लेकिन अब हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस सेक्ट लीडर को खत्म करने के बाद आप उसकी जगह ले लेना और इस तियानुएन सेक्ट के सेक्ट लीडर आप बन जाना। तो फेंग यान कहता है कि देखो तुम्हारा कहना तो सही है, तुम्हारा बात और प्लान भी सही है, लेकिन तुम्हें पता है वो जो सेक्ट लीडर है ना उसकी कल्टीवेशन अब कितनी ज्यादा हो चुकी है, तो आखिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? इतनी आसानी से उसको मारा नहीं जा पाएगा हमसे। साथ ही साथ वो जो बूढ़ा ग्रैंड एल्डर भी उसके साथ चिपका हुआ रहता ना, उसकी भी पावर बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट अटैक करके हमारा कुछ भी फायदा होगा, वो हमें हैंडल कर लेंगे। तब हम क्या करने वाले, फिर तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो ये सुनकर ये चैन कहता है कि मास्टर आप उसके बारे में अगर फिक्र कर रहे हैं कि वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने एल्डर प्रिंस से बात की है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा है
कि अगर हम उसका साथ लेते हैं ना तो वो कैंगलोंग कल्ट है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप है गुंडे बदमाशों का, वो यहाँ पे भेजेगा जो हमारा साथ देंगे इस तियानुआन सेक्ट के सभी मास्टर लीडर वगैरह को खत्म करने के लिए। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि सच में एल्डर प्रिंस ये करने वाला है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम यहाँ पर एल्डर प्रिंस को देखते हैं जो उसी कैंगलोंग ग्रुप जो है ना उसके लीडर को यहाँ पर बुलाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहाँ पर आने के बाद वो एल्डर प्रिंस कहने लग जाता है कि स्वागत है तुम्हारा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी हालत में युनफी को मारना है और तियानुआन सेक्ट के जितने भी लोग हैं ना सबको खत्म कर देना, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी मरे, ग्रैंड लीडर भी मरे, सबको खत्म करना। तो वो ग्रुप का जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप तो मुझे सिर्फ नॉर्मल लोगों को मारने की बात कह रहे हो, मैंने सेलेस्टियल कल्टीवेटर को भी मारा है, तो उनके सामने इन बच्चों की क्या ही औकात रहेगी, आप फिक्र मत कीजिए, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वहां पर एक बंदा था वो कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो युनफी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनते साथ वो लीडर जो होता है ना तुरंत ही अपना हाथ ही घुसेड़ते उस बंदे के अंदर, उसको फाड़ कर उसका दिल निकाल चुका था कि मेरे सामने कोई किसी और की तारीफ करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारा जो अंजाम होना था वो कर दिया। तो वहीं हम युनफी को देखते हैं, वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था, वो उसी हैमर को कल्टीवेट कर रहा होता है कि मैं इसको और ज्यादा अच्छे से रिफाइन करते हुए स्ट्रॉन्ग बना सकूं। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये काम कर रहा था कि तभी वहां पर बाकी के वो जो उसके मेटल पीक के डिसाइपल वगैरह थे ना वो यहाँ पर आ जाते हैं और युनफी से कहते हैं कि युनफी जल्दी बाहर आओ, गड़बड़ हुई है। युनफी परेशान किया, अरे तुम लोगों को क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो ये सुनते साथ ही जितने भी लोग वहां पर आए थे ना सभी युनफी को उठाते हैं और उसको उछालने लग गए थे। वो सभी यहाँ पर युनफी के साथ पार्टी करने के लिए आए हुए थे और सभी यहाँ पर उसको उछाल कर उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते कि आज से तुम हमारे रियल ब्रदर बन चुके, आज से तुम हम सब के सीनियर ब्रदर हो और अब से तुम्हारा ही जो कहना होगा ना हम सब मानने वाले हैं। मेटल पीक का नंबर 1 डिसाइपल तुम बन चुके हो और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इनकी खुशी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि वो सारे गुंडे बदमाश लोग तो आ ही रहे। जिसके बाद युनफी जो होता है तुरंत ही उस फॉक्स को पकड़ता है, उससे कहना चाहता है कि अच्छा तू है ना वो जो एनी टाइम मुझ पर नजर रखती है, तू है कौन, तुझे भेजा किसने, क्यों मेरे आसपास मंडलाते रहती है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुम भाग जा यहाँ से, तू क्यों रहती है मेरे आसपास, मुझे बता कि तू है कौन और तुझे यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन फॉक्स कुछ भी नहीं बताती और तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। युनफी परेशान किया, ये हाथ से निकल गई, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, मुझे वैसे भी इससे क्या करना है। उसको वहां पर याद आ रही थी किंगलो की, कि किंगलो मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आऊंगा, तो मैं पक्का आऊंगा, बस एक बार मैं खुद को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना लूं, उसके बाद तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हें बचाने के लाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ाने की स्पीड है ना उसको और फास्ट करना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द तुमसे वापस से मैं मुलाकात कर सकूं। इसके बाद सेक्टर युनफी वगैरह सभी एक जगह पर आकर मिलते हैं ताकि यहाँ पर आने के बाद वो जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन जो सेक्ट का था ना ब्रेक हुआ उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि तियानुआन सेक्ट का एक सबसे ज्यादा खास फॉर्मेशन है जो कि पार्लियामेंट फॉर्मेशन है, वो काम तो करता है लेकिन प्रॉपर काम नहीं करता। यही वजह है कि कभी कभी वो जो डीमन टावर के डीमन है ना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अगर एक बार वो रिस्टोर हो जाए ना तो उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सेक्रेटरी कहते हैं युनफी से कि हमने सारी चीजें लाकर रख दी हैं जिसकी तुमने मांग की थी, उम्मीद है कि ये काफी होगा, तो यहाँ पर इस पार्लियामेंट फॉर्मेशन को ठीक कर दोगे। तो युनफी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये काम कर दूंगा। युनफी तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो पार्लियामेंट फॉर्मेशन को सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिएट करता है। अब उसके पास जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन आया था ना वो हेवनली लैडर से आया था, तो वो उसी की पावर को यूज करा था, वो उसकी पावर को मर्ज करते हुए अपना पार्लियामेंट फॉर्मेशन को ठीक करने में लगा होता है। उसका साथ यहाँ पर वो सेक्ट लीडर और ग्रैंड एल्डर भी दे रहे थे, बाकी की जितने एल्डर वगैरह होते हैं ना वो लोग भी यहाँ पर अपनी पावर को आपस में मर्ज करना शुरू कर देते हैं, जो कि अलग अलग पीक के मास्टर थे, यानी कि हर पीक के जो मास्टर है ना उनके पास अलग तरह की एलिमेंट की पावर है। तो अब सीन ये था कि जितने भी मास्टर है ना वो सब अपनी अपनी एलिमेंट की पावर को कुछ टाइम के लिए युनफी के साथ मर्ज कर देते हैं। इससे होता है कि युनफी यहाँ पर फायर एलिमेंट की ओरिजिनल पावर को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था, और वो उसके बाद वो जो फायर एलिमेंट की पावर उसको मिलती है उसके जरिए वो फॉर्मेशन को ठीक करने में लग जाता है। धीरे धीरे करते हुए वो जो फॉर्मेशन था वो अपना सुधार पाने लग गया था और फॉर्मेशन हल्का हल्का ठीक होने लग जाता है, जो चीज देख कर जितने भी मास्टर वगैरह थे ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि युनफी ये काम कर रहा है, ये चीज बस ऐसे ही थोड़ा सा और लगे रहो, हम इस चीज में कामयाब हो जाएंगे। युनफी पूरा ध्यान इसी में लगा देता है। वो जैसे यहाँ पर इस चीज को करने वाला था ना वो फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। युनफी को और बाकी के सारे मास्टरों को काफी तकलीफ हो रही होती है, वो उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आखिर किस तरह से वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। युनफी को लग रहा होता है कि बस थोड़ी सी और मेहनत चाहिए, उसके बाद ये काम हो जाएगा, लेकिन जैसे वो ये करने वाला था कि तभी वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन एक बार में फट जाता है, जिससे होता है कि वहां पर इतना भयंकर धमाका हुआ था कि सारे के सारे लोग उड़कर दूर फेंका जाते हैं और पार्लियामेंट फॉर्मेशन भी यहाँ पर गायब हो
चुका था। यूनिफी परेशान कि मास्टर आपको पता है कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। तो सेक्रेटर और ग्रैंड एडर जो थे वो कहने लग जाते हैं कि देखो हम वैसे गारंटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक कि हमारा ख्याल जा रहा है ना, ये जो फाइलमेंट की पावर थी वो अपना बैलेंस खो चुकी थी। मतलब ये पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इस वजह से ये हमारे कंट्रोल से जैसे बाहर गई तो इसने पूरे के पूरे फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लगता है हमें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। लेकिन जैसे कि लोग यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई करने वाले थे ना, कि तभी वहां पर एक सिपाही आकर एक बुरी खबर देता है कि बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो हमारे पूरे तियानवान सेक्ट को घेरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उनका मकसद क्या है, लेकिन जो भी है ना वो बहुत गड़बड़ लग रही है। वहां पर पूरी बड़ी सी आर्मी है, इतने लोग हैं कि जिनका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, और उनमें वो गुंडे बदमाश गैंग के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अटैक शुरू कर दिया। यानी कि अब तियानवान सेक्ट का अंत लिखा चुका है। अब या तो मुकाबला करना होगा या तो मरना होगा। ये सुनकर यूनिफी भी एकदम घबरा जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या कह रहे हो तुम। पर यूनिफी क्या करेगा, क्या वो यहाँ बस ये बदमाशों का अकेले दम पर मुकाबला कर पाएगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो एपिसोड कमाल का लगने वाला है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।